आज के इस क्लास सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग मेमोरी यूनिट चैप्टर्स को देख रहे थे। इसके पहले मेमोरी यूनिट्स पार्ट्स 1 को हमने देखा था, जहाँ पर हमने ये जाना था कि मेमोरी यूनिट क्या होता है, व्हाट इज़ मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट से कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और मेमोरी यूनिट्स के टाइप्स को हमने देखा था। जिन लोगों ने मेमोरी यूनिट्स के पार्ट 1 के क्लास को अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर पार्ट 1 के वीडियोस को आप देख लें। और आज हम मेमोरी यूनिट्स पार्ट 2 के वीडियोस को देखने वाले हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़े इसके पहले ये बता दें कि व्हाट इज़ कंप्यूटर्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस को हमने कंप्लीट कर लिया था, और आने वाले सप्ताहों में उस पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस को, जो व्हाट इज़ कंप्यूटर्स और उससे रिलेटेड था, उसका एक क्लास टेस्ट लिया जाएगा। तो जिन लोगों ने उस वीडियोस को कंप्लीट नहीं किया या उसका नोट्स नहीं बनाया है, वो जाकर उसका नोट्स बना लें या उसका क्लास अटेंड कर लें, क्योंकि उसका क्लास टेस्ट नेक्स्ट क्लास से पहले या फिर किसी भी सप्ताह में लिया जा सकता है। तो चलिए आगे हम लोग आज बढ़ते हैं मेमोरी यूनिट पार्ट 2 की तरफ। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी, जिसे हम स्मृति के नाम से भी जानते हैं, स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जानते हैं, और अनेकों नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो मेमोरी में कि डेटा को स्टोर किया जाता है। हमने पार्ट 1 में इसके विषय में चर्चा की थी कि मेमोरी जो है एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर हम लोग डेटा को संग्रह करते हैं। तो डेटा को जो संग्रह किया जाता है वो अलग अलग रूपों में किया जाता है, जैसे कि इमेज के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में। इन सारे रूपों में डेटा को संग्रह किया जाता है। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि रैम और रोम के बीच क्या अंतर होता है। तो रैम और रोम के बीच हम लोग यहाँ पर अंतर देख रहे हैं कि रैम और रोम के बीच क्या अंतर होता है। इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रैम और रोम्स आखिर किस टाइप्स के अंदर आते हैं, और ये मेमोरी यूनिट के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम लोगों ने रैम और रोम के विषय में देखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका दो पार्ट है, एक रैम और एक रोम, ठीक है, जिसके विषय में हमने पार्ट 1 में चर्चा किया था। तो आप उस वीडियोस को जाकर देखें तो आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। आज हम लोग रैम और रोम के बीच अंतर देखने वाले हैं कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। इसके दोनों के बीच क्या अंतर है उसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो रैम और रोम के बीच जो अंतर है उसे हम लोग यहाँ पर आज जानते हैं। चलिए देखिए, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो पूरा नाम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का जो पूरा नाम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि रैम किस तरह का होता है और रोम किस तरह का होता है। चलिए आइए हम लोग क्रोम पे चलते हैं और वहाँ पर हम रैम को देखते हैं कि रैम किस तरह का होता है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक रैम है, एक रैम यहाँ पर भी है। ये लैपटॉप में प्रयोग होने वाला रैम है और ये हमारा डेस्कटॉप में प्रयोग होने वाला रैम है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक रैम के चित्र को देख पा रहे हैं और यहाँ पर भी एक हम रैम के चित्र को देख पा रहे हैं। असल में रैम जो है एक मेमोरी मॉड्यूल होता है, एक मेमोरी होता है जहाँ पर हमारा डाटा टेम्पोररी रूप से जाकर सेव हो जाता है, तो उसे हम रैम के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से रोम को देख लेते हैं कि रोम किस तरह का होता है या रोम की बनावट कैसी होती है। तो रोम को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि ये एक रोम है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक रोम को देख पा रहे हैं।
यहाँ पर भी आप एक रोम को देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके साथ साथ देखिए कि बैटरी भी यहाँ पर अटैच किया गया है। इसे हम सीमोस बैटरी बोलते हैं, सीमोस कंप्लीमेंट्री मेटा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसके विषय में हम आगे देखेंगे। तो इसे हम रोम चिप्स बोलते हैं। ये भी एक तरह का मेमोरी है, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि रैम की बनावट किस तरह से होती है और रोम की बनावट किस तरह से होती है। अब यहाँ पर हम इसके विषय में थोड़े विस्तार से देखेंगे। रैम को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रोम को हम लोग रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर रैम जो होता है वो टेम्पोररी स्टोरेज होता है, यानी कि अस्थायी मेमोरी होता है, जबकि रोम जो होता है वो अस्थायी मेमोरी होता है। अब इसे थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानते हैं कि रैम किस तरह से अस्थायी मेमोरी होता है और रोम किस तरह से हमारा अस्थायी मेमोरी होता है। चलिए इसे हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक रैम है और यहाँ पर एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड में अलग अलग की है यहाँ पर हमारे पास, और ये जो हमारा कीबोर्ड है ये सीपीयू से कनेक्टेड है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से हमारा ये कनेक्टेड है। और यहाँ पर हमारा एक मॉनिटर है, ये हमारा यहाँ पर एक मॉनिटर है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि कीबोर्ड से जैसे ही कुछ इनपुट किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर इनपुट किया A या हमने यहाँ पर इनपुट किया B, कुछ भी जो हम लोग यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं वो यहाँ पर इस वायर के द्वारा इस सीपीयू के अंदर जाता है, और सीपीयू के बाद जो सीपीयू हमारा होता है वो कनेक्टेड होता है मॉनिटर से, यानी कि डिस्प्ले से कनेक्टेड होता है। तो डिस्प्ले पर A और B यहाँ पर दिखाई दे देता है। देखिए जैसे ही हमने कीबोर्ड से A और B को प्रेस किया, एक वायर के द्वारा या वायरलेस भी जा सकता है, सीपीयू में ये डेटा फिट हो गया, सीपीयू में डेटा चला गया और ये डेटा जाने के बाद डिस्प्ले पर ये डाटा शो करने लगा। लेकिन जैसे ही ये डेटा कीबोर्ड से इस वायर के द्वारा इस सीपीयू में गया, आखिर ये डेटा कहाँ पर स्टोर होगा? तो सीपीयू के अंदर जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर रैम होता है। जो अभी हमने चित्र में देखा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि हमारे सीपीयू के अंदर रैम होता है। तो ए और बी जो है वो टेम्पोररी रैम में जाकर स्टोर हो गया और उसके बाद ये मॉनिटर के द्वारा डिस्प्ले किया जाने लगा। इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए अभी आप एक वीडियोस को देख रहे हैं जो कि यूट्यूब पर प्ले हो रहा है। तो जो डेटा आप देख पा रहे हैं, जो वीडियोस आप देख पा रहे हैं, वो इंटरनेट के द्वारा आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके लैपटॉप्स पर या आपके कंप्यूटर्स के रैम पर आके स्टोर हो गया और उसके बाद वो वीडियोस प्ले हो रहा है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके कंप्यूटर्स में रैम नहीं हो तो वो जो वीडियोस है वो प्ले नहीं हो पाएगा, या अगर रैम कम मेमोरी का है तो वीडियो स्मूथ प्ले नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई वीडियोस भी प्ले करते हैं अपने कंप्यूटर्स में तो वो रैम के द्वारा ही प्ले होता है। तो इसीलिए रैम को हम लोग अस्थायी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि अगर रैम को निकाल लिया गया या हटा दिया गया तो ना वीडियोस प्ले होगा, ना ऑडियो प्ले होगा, ना किसी तरह का टेक्स्ट ही हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर या हमारे मोबाइल फोन पे शो होगा। तो रैम इज ए टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी। इस तरह से यहां पर हम लोग देखते हैं कि रोम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो परमानेंट होता है, यानी कि अगर यहां पर हम एक रोम को देखते हैं, देखिए बेसिकली रोम में जो है कुछ इस तरह की बनावट होती है रोम की, जिसमें यहां पर इस तरह से 4 पिन इस तरफ और 4 पिन उस तरफ होता है, यानी कि 8 पिन होता है। किसी किसी रोम में 32 पिन भी होता है, 36 पिन भी होता है, 8 पिन भी होता है। तो ये अलग अलग बनावट होती है रोम की।
तो मान लेते हैं यहाँ पर एक रोम चिप्स है हमारे पास, इसके अंदर एक प्रोग्राम फिट किया गया है। वो प्रोग्राम जो है कंपनी के द्वारा फिट किया गया है, जहाँ से ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है वहीं पर एक प्रोग्राम फिट कर दिया गया है और ये प्रोग्राम इसके अंदर परमानेंट फिट है। जबकि रैम के अंदर जो प्रोग्राम है, रैम के अंदर जो डाटा है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन रोम के अंदर जो डेटा है वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रहा है। इसे हम आगे समझते हैं। रैम इज ए वॉलेटाइल, इट इज ए वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल का यहां पर क्या मतलब है? कोई भी चीज जो परिवर्तनशील हो, यानी कि जिसमें परिवर्तन आ जाए, जिसमें बार बार क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, उसे हम लोग वॉलेटाइल बोलते हैं। तो वॉलेटाइल का मतलब हो जाता है जिसमें कि बार बार परिवर्तन आता हो। अब यहां पर हम लोग इसे उदाहरण के साथ देखते हैं कि मान लेते हैं यहां पर हमारे पास एक रैम है और ये देखिए रैम का एक टाइपिकल डायग्राम इस तरह से हो सकता है। इसके अंदर देखिए कई छोटे छोटे चिप्स होते हैं, यहाँ पर रैम के अंदर छोटे छोटे चिप्स होते हैं। तो ये रैम के अंदर जो है छोटे छोटे चिप्स होते हैं। इसे वैसे भी यहाँ पर बना सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक रैम है और रैम्स के अंदर इस तरह से छोटे छोटे चिप्स हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इन चिप्स के अंदर डेटा लोड होता है, यानी कि कोई भी डेटा अगर हमें यहाँ पर लोड करना होता है तो वो रैम चिप्स पे लोड होता है। तो यहाँ पर जो रैम हमारे पास है उसके अंदर भी डेटा बेसिकली जो है वो लोड होता है। यहाँ पर एक रैम हमारे पास है, रैम्स के अंदर जो चिप्स है उसके अंदर हमारा डेटा लोड होता है। ये देखिए यहाँ पर चिप्स है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, डेटा लोड किया है। अब ये डेटा इमेज के रूप में भी हो सकता है, वीडियो के रूप में भी हो सकता है, ऑडियो के रूप में भी हो सकता है और टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है। अब थोड़े समय के लिए हम लोग मान लें कि ये जो रैम था उसके अंदर से पावर लॉस्ट हो गया या बिजली चली गई या कंप्यूटर्स के अंदर जो बैटरी बैकअप था वो खत्म हो गया। तो हमारा कंप्यूटर्स, हमारा रैम बिजली नहीं रहने के कारण इस चिप्स के अंदर स्टोर डेटा को लॉस कर देगा। यानी कि जो भी डेटा इस चिप्स के अंदर है, रैम के अंदर है, वो लॉस हो जाएगा। वो लॉस इसीलिए होगा क्योंकि रैम को जो है वोल्टेज सप्लाई नहीं हो रहा है, बिजली की सप्लाई उससे प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस तरह से डेटा इसका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील हो, जिसमें कि बार बार चेंजिंग आ जाए। आप खुद देखिएगा, अगर आप कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब हम लोग कंप्यूटर्स को ओपन करते हैं तो वो जो डेटा जो हमने वर्डपैड पर या किरण टाइपिंग्स पर या फिर सोनम टाइपिंग्स पर जो हमने टाइप किया था वो हमें नहीं दिखता है। इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि जब कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है तो वो अपने डाटा को लॉस कर लेता है। कंप्यूटर जब बंद होता है तो वो अपने के अंदर के पावर्स को लॉस कर लेता है, और जब कंप्यूटर से पावर लॉस होता है तो रैम से भी एक तरह से पावर लॉस हो जाता है। और फिर जब ये नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा कंप्यूटर्स तो उसके अंदर किसी भी तरह का पावर नहीं होता है। लेकिन जो रोम होता है वो बेसिकली नॉन वॉलेटाइल होता है, अपरिवर्तनशील होता है। यानी कि इसके अंदर जो पावर होता है वो अगर चला भी जाए तो इसके अंदर का जो प्रोग्राम होता है वो लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये परमानेंट वे से होता है। इसीलिए अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि रैम और रोम में से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है और कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो हम लोग यहाँ पर वॉलेटाइल्स का मतलब समझेंगे परिवर्तनशील और नॉन वॉलेटाइल्स का मतलब समझेंगे अपरिवर्तनशील। मतलब जिसके अंदर डाटा लॉस हो जाए वो हमारा परिवर्तनशील कहलाएगा, वॉलेटाइल कहलाएगा, और जिसके अंदर से डाटा लॉस नहीं हो वो नॉन वॉलेटाइल कहलाएगा या अपरिवर्तनशील कहलाएगा। चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। यूज इन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सामान्य कार्य को करता है। यानी कि हमारा जो रैम है ना वो कंप्यूटर्स के सामान्य कार्य को करता है। अब सामान्य कार्य और विशेष कार्य से क्या मतलब है? तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लोग अपने मोबाइल्स पर कोई वीडियोस प्ले कर रहे हैं या कोई ऑडियो प्ले कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट देख रहे हैं
तो उन सब के लिए रैम का उपयोग अनिवार्य है। अगर हमारे मोबाइल फोन के अंदर, हमारे लैपटॉप्स के अंदर, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर अगर जो है कोई सामान्य कार्य, अगर हम लोग वीडियो वगैरह कुछ प्ले करते हैं तो उसके लिए रैम का उपयोग जो है वो अनिवार्य है। लेकिन कंप्यूटर को ऑन करने में, कंप्यूटर्स को प्रारंभ करने में, मान लीजिए हमारे पास एक लैपटॉप है, यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं लैपटॉप्स का। तो मान लीजिए हमारे पास एक लैपटॉप है और इस जगह पे लैपटॉप का एक पावर बटन है। तो पावर बटन्स को जैसे ही हम यहां पर ऑन करेंगे, पावर बटन्स को हम लोग जैसे यहां पर ऑन करेंगे, तो पावर बटन ऑन करने के बाद हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन हो जाएगा। हमारा लैपटॉप पावर बटन दबाने के बाद ऑन हो जाएगा। अब ऑन होने के बाद कौन सी प्रक्रिया यहां पर हुई? तो ऑन होने के बाद हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो रोम है वो एक्टिव हो गया। यानी कि रोम का जो प्रयोग है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में भी है, स्टार्टअप करने में भी है। लेकिन रैम का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो कंप्यूटर्स के स्टार्ट होने के बाद करते हैं। कंप्यूटर के स्टार्ट होने के पहले हमारा रैम एक्टिव नहीं होता है, जबकि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के समय हमारा रोम एक्टिव होता है। इसीलिए कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए रोम आवश्यक है, ना कि रैम आवश्यक है। आगे इसी उदाहरण के साथ हम लोग जानते हैं। देखिए, रैम के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि डी रैम, एच डी रैम, और रोम के कुछ उदाहरण हैं, पी रोम, ई प्रोम, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे के स्लाइड में हम लोग इसको अभी देखने वाले हैं कि डी रैम, एच डी रैम, ये सब क्या होता है। तो चलिए इसमें हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, यहां पर रैम का हम एक प्रकार देख रहे हैं जिसका कि नाम है यहां पर डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम हम लोग देखते हैं कि डायनेमिक रैम किस तरह का होता है, या डायनेमिक रैम किसे कहते हैं। तो यहां पर हम लोग चित्र से इसे देखते हैं कि डी रैम कैसा होता है। देखिए, यहां पर एक डायग्राम है जिसको हम लोग डी रैम कहते हैं, और डी रैम इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रैम। ये काफी पुराने तरह का रैम है, अभी इस तरह का रैम शायद ही हमें देखने के लिए कहीं मिले। देखिए, एक ये हमारा यहाँ पर एक रैम है, इसे हम लोग यहाँ पर डी रैम बोलते हैं। इसमें भी कई देखिए छोटे छोटे चिप्स हैं, इसे ही हम लोग रैम चिप्स या रोम चिप्स में, रोम में भी चिप्स होता है तो इसे हम लोग चिप्स बेसिकली कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई छोटे छोटे चिप्स हैं। तो ये एक डायग्राम है डी रैम का। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि डी रैम बेसिकली होता क्या है और कैसे कार्य करता है। तो देखिए, डी रैम इज अ डायनेमिक रैम। डी रैम इज अ डायनेमिक रैम। इट्स नीड टू बी रिफ्रेश टू रिमेंबर द डेटा बीइंग स्टोर्ड। यानी कि यहां पर डी रैम जो होता है वो डायनेमिक रैम होता है। संग्रहित डेटा को याद रखने के लिए, इसे ताजा रखने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। चलिए इस बात को हम लोग यहां पर समझते हैं कि ये रिफ्रेश क्या होता है। देखिए, आप लोग जब कंप्यूटर्स में कुछ काम करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं या वर्डपैड पे काम कर रहे हैं या एमएस पेंट पे काम कर रहे हैं, तो बार बार F5 का मतलब होता है रिफ्रेश बटन। F5 को बार बार हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, हमारा कंप्यूटर बार बार रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, हम लोग राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश का यूज करते हैं, यानी कि हम लोग राइट क्लिक करके भी बार बार रिफ्रेश का यूज करते हैं। इससे भी कंप्यूटर्स क्या होता है, यहां पर रिफ्रेश होता है। तो आखिर रिफ्रेश करने से होता क्या है? तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ओल्ड रैम होता था, यानी कि हमारा जो डी रैम होता था, उसके अंदर कुछ कैपेसिटर्स होते थे। अब ये कैपेसिटर कैसे होते थे, तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि कैपेसिटर्स कैसे होते थे। तो वो कैपेसिटर्स जो है ना, वो ग्रेजुअली डिस्चार्ज हो जाया करते थे, यानी कि धीरे धीरे उसके अंदर से जो ऊर्जा है वो डिस्चार्ज हो जाया करता था। तो इसको चार्ज करने के लिए हमारे कंप्यूटर्स को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था। यानी कि ओल्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, पुराने जो कंप्यूटर्स थे, जो 1970 1990 के जो कंप्यूटर्स आया करते थे, उसमें जो रैम आया करता था वो डी रैम आया करता था।
और इस डी रैम के अंदर जो कैपेसिटर पाया जाता था, ये कैपेसिटर ग्रेजुअली डिस्चार्ज हो जाया करते थे, यानी कि इसके अंदर का जो चार्ज होता था वो धीरे धीरे घटने लगता था। तो रिफ्रेश करने के बाद उसके अंदर का चार्ज जो है फिर से बढ़ाया जाता था। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि डी रैम के अंदर, डायनेमिक रैम के अंदर कैपेसिटर्स कहां पे मौजूद होता था, क्या कौन सा जिसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। देखिए यहां पर हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं, यहां पर देखिएगा ये छोटा छोटा जो है इसे हम कैपेसिटर बोलते हैं, ये बेसिकली कैपेसिटर कहलाता है। और इसके अंदर ही जो हमारा ऊर्जा होता था, जो चार्ज होता था वो स्टोर होता था, और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये चार्ज हमारा जो होता था वो डिस्चार्ज हो जाता था। तो उस चार्ज को पुनः बनाए रखने के लिए, उस चार्ज को फिर से वर्किंग में लाने के लिए हम लोगों को कंप्यूटर को करना पड़ता था बार बार रिफ्रेश। देखिए अभी भी यहाँ पर जो है जाकर अगर हम लोग राइट क्लिक करें तो रिफ्रेश जो है ना वो आ जाता है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करें अपने कंप्यूटर्स को इस जगह पर, तो देखिए रिफ्रेश ऑप्शन आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये जो रिफ्रेश ऑप्शन है इसको यहाँ से हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद जो कैपेसिटर जो है होता है, वो जो रैम के अंदर जो कैपेसिटर पाया जाता है वो जो डिस्चार्ज हो चुका था वो धीरे धीरे चार्जिंग स्टेट में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं बार बार। लेकिन अब इस रिफ्रेश का यूज नहीं होता है, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से वो रिफ्रेश बटन अभी भी हमारे कंप्यूटर्स पे अवेलेबल है। लेकिन उसका उपयोग कहां पर होता था, पुराने कंप्यूटर्स में। जो पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें जो कैपेसिटर्स होता था उसमें रिफ्रेश का यूज होता था। तो चलिए यहां पर आगे हम देखते हैं। इट इज यूज इन द वीडियो गेम कंसोल। इसका उपयोग वीडियो गेम कंसोल के रूप में होता था, यानी कि वीडियो गेम खेलने के लिए भी रैम का उपयोग होता था। तो पुराने जो वीडियो गेम होते थे उसके अंदर रैम पाया जाता था। यही नहीं, नेटवर्किंग डिवाइस में भी देखिए, जो डिवाइस हम लोग बैंक वगैरह में देखते हैं या फिर नेटवर्क के लिए जो यूज किया जाता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो डिवाइस प्रयोग में लाया जाता है उसको हम लोग नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं। उसके अंदर भी रैम का उपयोग होता था। और ये उपयोग कब होता था, 1970 से 1990 के बीच में, ठीक है। तो इससे हम बोलते थे डायनेमिक रैम या डी रैम। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर और हम लोग देखते हैं कि डायनेमिक्स रैम्स के आगे इस रैम को हम लोगों ने देखा है। तो यहां पर देखिए डायनेमिक्स रैम्स के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम, तो इसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हम लोग कहते हैं। इट्स रिक्वायर कांस्टेंट पावर फ्लो इन द ऑर्डर टू फंक्शंस। देखिए हालांकि किसी भी रैम में कार्य करने के लिए, रैम को कार्य करने के लिए नियंत्रण बिजली की आवश्यकता होती है, यानी कि जो पावर फ्लो होता है वो लगातार ही इसके अंदर जरूरत की आवश्यकता होती है। अगर पावर हमारे रैम के अंदर नहीं है तो हमारा रैम जो है वो सही से कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन ये डी रैम से किस तरह से अलग है, तो यहां पर देखते हैं इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। यह संग्रहित डेटा को याद रखने के लिए या ताजा रखने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अगर हम लोग डी रैम यूज कर रहे थे तो वहां पर जो था डेटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा था, F5 प्रेस करके या राइट क्लिक रिफ्रेश करके बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ रहा था, वो डी रैम तक था। लेकिन एस रैम के अंदर डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर आगे देखा था कि वीडियो गेम कंसोल्स वगैरह में रैम का प्रयोग हो रहा था डी रैम में। यहां पर भी डिजिटल कैमरा में इस रैम का प्रयोग किया जा रहा। सबसे पहले एस रैम का प्रयोग डिजिटल कैमरा में हुआ, एलसीडी स्क्रीन में हुआ, प्रिंटर्स में हुआ, राउटर्स में हुआ, इन सारे में इसका हम लोगों ने उपयोग किया। और एस रैम जो है वो 1990 से मार्केट्स में आया, यानी कि 1970 से 1990 के बीच डी रैम को हमने देखा और 1990 के बाद हमने मार्केट में एस रैम को देखा, ठीक है। तो आज की क्लासेस को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जिन लोगों ने मेमोरी यूनिट पार्ट 1 के क्लासेस को नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर से पार्ट 1 की क्लास को अटेंड कर लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए। एक बात और, डिस्क्रिप्शन में चूंकि जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ाया वो सारा डिस्क्रिप्शन में भी हमने नोट्स दे रखा है, तो इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं।
और व्हाट इज कंप्यूटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस को भी आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लासेस में, आगामी क्लासेस में या फिर किसी सप्ताह के क्लासेस में इसका एक टेस्ट होगा, तो यू मस्ट प्रिपेयर्ड अबाउट दिस टेस्ट. थैंक यू फॉर दिस क्लास. वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास.